और इंडिया में भी होगा, क्योंकि कई जगह पता नहीं चलता एमएसएमई इंडस्ट्री का ग्रोथ जो होता है इंडिया में पता नहीं चलता कि कहाँ कोई बना रहा है, कोई बेच रहा है। तो एमएसएमई में मार्केटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। वन मैन आदमी होता है, वही मैन्युफैक्चरिंग करता है, वही बेचता है। और इस बार चांस दिया है छोटी इंडस्ट्री को भी यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करने का, अपना प्रोडक्ट शो करने का। तो उसको एक मार्केटिंग के साथ साथ एक उसका माइंड भी खुलेगा जब इतने अच्छे अच्छे स्टैंड देखेगा, और आगे काम भी करेगा। माइक्रो इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, मीडियम भी बढ़ेगी, स्मॉल भी बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ हमारे पास इस वक्त कितने स्टैंड हो गए 170, जो पिछली बार करीबन 130 तो स्मॉल इंडस्ट्री था, अब स्मॉल इंडस्ट्री के बीच में डाल के 170 है। तो नेक्स्ट ईयर मैं समझता हूँ ये जगह भी छोटी पड़ जाएगी, तो हमारे 250 के ऊपर ऑल ओवर इंडिया से। अभी आप देखिए, छोटी सी मैं अभी देख रहा था वुडन हैंडल, ये सामने एक स्टैंड है। बहुत इंडिया में हिकरी वुड की बड़ी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम, और इंटरनेशनल FSC सर्टिफिकेशन चाहिए। मैं बड़ा खुश हूँ इनको देख के। इन्होंने वुडन हैंडल विच इज़ अ वेरी स्मॉल प्रोडक्ट बट इट मैटर्स अ लॉट फॉर अस। एक्सपोर्ट के लिए ये नहीं है कि लकड़ी लगा दी तो चल गया, उसके लिए सर्टिफिकेशन बहुत चाहिए होता है। ऐसे ही छोटी छोटी और भी इंडस्ट्री है जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, मेक इन इंडिया, कर्ब द इम्पोर्ट्स, सेव फॉरेन एक्सचेंज, ये इंडिया में बेच के फॉरेन एक्सचेंज का भी फ़ायदा होगा, इंडियन इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा, और मेक इन इंडिया का नारा जो बुलंद होगा। थैंक यू। The very fact that a company like Paul Massey in India shows the economic prowess of India, and that also shows the vision of the company, because they have identified the potential of the country. We are doing extremely well, and probably the kind of professional and technical talents available in the country, we are all set to gain a lot in technology-driven sector of exports, and the most of the technologies which are visible here. I'm pretty sure that in times to come the number will swell. The good thing is that India is putting a lot of focus on its standards and quality. We want the quality product to be produced into the country, so that not only we export good product, but Indian consumer is also benefited, and at the same time we check the cheap imports also into the country. And the kind of vision which country has for the exports shows that we are like a large economies. We are looking into expanding our economies, and export being an offshoot of the economy will grow. We are not an export-centric country like Southeast Asian countries, but we are looking into that export to GDP ratio, which is currently at 20%, may go to around 30% by 2035. And when we become a developing economy, we are looking into reaching it to around 50% of the GDP. The short point which I am making is that sure, this point is bound to increase into the country. Right now we are having 3 countries participation, and good thing is that they are our very keen competitor, be it China, be it Taiwan or Germany. And if Indian businesses are getting business in such competition, that we speaks volumes about the quality, pricing, as well as the after sales service which Indian industry is offering. जैसे कि ऐड करूँगा एक मिनट में, साहब ने बोला क्वालिटी का, किसी भी कंट्री में, खासकर यूरोप में माल बेचने के लिए वी हैव टू हैव ग्रीन स्पेसिफिकेशंस और सर्टिफिकेशन। जैसे इंडिया में ISI का है, बहुत बढ़ावा हो रहा है, और कोई भी प्रोडक्ट ISI के बिना नहीं बिक सकता। ऐसे अमेरिका में NC स्पेसिफिकेशंस हैं उनके, उसके बिना नहीं बिक सकता। मैं ये बता रहा हूँ कि ज़्यादातर कंपनियाँ यहाँ पे जर्मन सर्टिफाइड है और अमेरिकन सर्टिफाइड कंपनीज है। हमारे पास हर तरीके का सर्टिफिकेट है, जो सोशल नॉर्म्स होते हैं हम ऐसे भी दे सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड लेबर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और हमारी इंडस्ट्री इस चीज़ में बहुत बड़ा ध्यान रखती है। क्योंकि जब तक सोशल कंप्लाइंसेस नहीं होंगे, हम वर्कर का अपना ध्यान रख रहे नहीं रहे, उनकी हेल्थ सेफ्टी सिचुएशंस, ये सारी फैक्ट्री जो हमारा देख रहे हो यहाँ पे,
ये सारी फैक्ट्री बड़ी मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं और उसके हिसाब से हम अपना इंटरनेशनल मार्केट में अपना पाँव रखते हैं. थैंक यू. Hand over to Oliver Fraser to share his views on the show in Germany and the Indian edition also. Yeah, thank you very much, Milind, ladies and gentlemen. It's really a pleasure for Sebastian and me that we are here today in New Delhi for the opening of the second edition of our hardware fair here in India. As you know, actually we are really strong, of course, with our events in Cologne. And the Eisenwarenmesse, the hardware show in Cologne, has a long-term history, of course. But the last 5-6 years changed a lot in the world, specifically after the Corona pandemic. And we saw that we are going much more continental. Of course, we are the leading trade fair show for the world leading trade fair show will stay in Cologne with the Eisenwarenmesse, but also you can see that here the pictures we brought and we are bringing the hardware fair to the specific respective markets. And India is for us, of course, not only a very important market for our events in Cologne. Of course, it's a big exhibition industry, the big potential for Indian companies to grow international business when they are coming to Cologne. But also we are bringing our brand now to India. We are bringing our brand to Indonesia, to Italy, to other nations where we see big potential. In that case, it is very important for us to build a platform for Indian companies from the hardware and tool sector here in India to keep in touch with their potential customers, not only from the Indian market, but also for international. And our target will be for the future to keep the event growing for the international exhibit on the international exhibitor side, but also the international visitor side as well, specifically for the region. And we are so happy about the results from last year and this year, the second edition. And we see a really big potential because of it's a really fast-growing market, the hardware and tool market here in India. And with our event, we build a platform for them. Thank you. I'll also request Sebastian to share his views as he heads the hardware portfolio for across the world from our German headquarters. Yeah, good morning also from my side. Thank you very much for coming. Just want to add from Oliver that this is exactly our strategy also for the future, that we don't have only the leading show in Cologne, which is the biggest of all, with over 3,000 exhibitors and more than 37,000 visitors. We are feeling, we are getting the signals from the markets that there is the need to go outside of the leading show as well. So that's the reason why we are placing our satellite shows around the globe. And this year we announced 3 new shows, which is Indonesia, what Oliver said, it's Saudi Arabia, and we have also a show in Colombia, who is going to also take part next year. So we are very much looking forward to increase our portfolio of hardware shows, and this gives also for the Indian manufacturers and producers the opportunity to support their exports and to bring them new customers. So we are more than willing to help also the Indian customers to go abroad and to go together with us and to make new contacts and to make, of course, new business. To fulfill also the expectations you have already mentioned here today. So that's from my side. Thank you. I think almost everything is covered what we wanted to hear from the experts here like Ashwini. Thank you very much for joining us. Just a quick question, if Oliver Sebastian can take it. Just a question on this sector. If hardware show in specific focuses on sectors, or is it in general when you look at India as well as you look at Eisenwarenmesse in Germany? Would you like to answer?
I mean, the sector of the profile of the show. So the industry sector. Yeah. So with the hardware portfolio, we're focusing on the sector of the hardware. So it's almost in every region pretty the same. Of course, we have also the special demands from every market, but in general, it's really an adoption of the Eisenbahn Messe in Cologne, the hardware in Cologne, which we are bringing also to the other markets. The potential in India, what do you see is the potential in India for the show? The potential in India, I think it's huge. I think it could be one day even as big as the show in Cologne, because there is a big potential here in this country, definitely. ये इंडस्ट्री जो है किस रेट से ग्रोथ कर रहा है, कितना बड़ा है इंडिया? देखिए इसका साइज मैं फिगर्स के हिसाब से बता सकता हूँ कि ये इंडस्ट्री जो हैंड टूल्स की खासकर इंडस्ट्री, हार्डवेयर इंडस्ट्री है, ये 1947 के बाद शुरू हो गई, क्योंकि ज़्यादातर उन दिनों की इम्पोर्ट होती थी जब जितने भी जर्मन और इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे उनकी चावलों में खुद की दुकानें होती थी और वो इम्पोर्ट करके लाते थे, तब बड़ा खुला काम था, कोई दिक्कत नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे मुहिम शुरू हुआ, तो मैं ये फख्र से कहता हूँ कि हमारे परिवार ने इस हैंड टूल्स को यहाँ पे शुरू करा 1947 ऑनवर्ड्स आप कह सकते हो। हमारी जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन है दैट इज फ्रॉम 1954। आप देखिए उसके पहले जब कंपनी को रजिस्टर करनी होती थी कितना समय लगता था, कभी दिल्ली भाग, कभी बॉम्बे भाग, चिट्ठियाँ डालने, चिट्ठियाँ आ गई। तो 1954 में हमारी विक्टर कंपनी की रजिस्ट्रेशन और कैसे शुरू हुआ, माई ग्रैंड फादर स्टार्टेड and my father took over with him only, and I'm with my father now for 45 years with him. ट्रेड का जो इस वक्त एक्सपोर्ट है, मैं अपने शहर का बता रहा हूँ, जनरल पंजाब का, इज अबाउट 3600 करोड़। और जिस तरीके से पॉलिसीज बदल रही है, चल रही हैं और इंटरनेशनल कंपनीज दे आर कमिंग टू इंडिया बिकॉज China, yes, they are buying, of course, but they want to have another hub in India. Stanley बहुत बड़ी कंपनी है, जर्मनी में भी बहुत बड़ी कंपनीज हैं, they want to have second options in India. लेकिन आज जर्मनी में आप जाओगे, किसी भी you go to any store in Germany, all the hand tools, especially OBI, Bauhaus, Globus, Lux, they are from my company. And अभी क्या है कि सब जगह बहुत very big potential is there. Now we don't have land in Punjab. Land is very expensive. So we, as industry as a whole, we are getting together. We are buying a chunk of 500 acres in Punjab because that suits us more for the production. Although UP government is also inviting us, but I think the environment for production tools in Jalandhar, Ludhiana is much better than other places. So if I buy 500, and believe me, in 500 also we cannot accommodate more than 25-30 people. नहीं, ये हर साल कितना बढ़ रहा है ये बढ़ेगा 12-12.5% का ग्रोथ है इसमें। मेक इन इंडिया के बाद कुछ असर पड़ा है जो चाइना से हम एक्सपोर्ट करते थे? देखिए इंपोर्ट का तो फर्क पड़ेगा और भी पड़ेगा। अभी चाइना से इंपोर्ट जो है, जो क्वालिटी टूल्स का वो नहीं होता था, सब स्टैंडर्ड टूल्स का होता था। तब कस्टमर्स को भी, जो एंड यूज़र को भी पता चल गया कि एक फॉर एग्जांपल कोई प्लायर है या कोई चीज़ मैं 10 रुपये की देता हूँ, मैं 12 रुपये या 15 रुपये दे के उसकी गारंटी है सारी उम्र की। हम जो टूल्स बनाते हैं हमारी लाइफ टाइम वारंटी है, टूट जाए तो आप बदल लो, होने की गारंटी। सर बजट से क्या उम्मीद रख रहे हैं, जो भी आम बजट आने वाला है उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए इंडस्ट्री तो हमेशा ही कहेगी कुछ ना कुछ अच्छा मिले हमें, बट
इस मामले में तो मैं बजट के मामले मैं साहिब साहब के लिए कह सकता हूँ, यही बता सकता हूँ। नहीं देखिए, बजट के लिए सबसे बहुत जरूरी जो चीज़ थी वो क्रेडिट फ्लो इंक्रीज करना था। आज देखा जो RBI की पॉलिसी आई है उसमें उन्होंने कैश रिजर्व रेशियो को 1% कम किया है, जिससे लिक्विडिटी बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को लेके भी हम एक्सपोर्ट सेक्टर में इन पर्टिकुलर जो इंटरेस्ट इंक्लाइशन स्कीम है जो अभी दिसंबर तक वैलिड है, हम चाहते हैं उस तरह की स्कीम करीब 3 से 5 साल के लिए बढ़ाई जाए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इंडिया में एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ लॉजिस्टिक्स को लेके है, जो पीओ बहुत पहले से कह रहा हुआ है, प्रेसिडेंट ने भी बोला है, हम एक इंडियन शिपिंग लाइन चाहते हैं ग्लोबल रेप्यूट की, जो इंडिया में डेवलप हो। जिस तरह का हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हमारा बढ़ रहा है, आज की डेट में पिछले साल 2023 में हमने करीब $120 बिलियन ट्रांसपोर्ट रेमिटेंस में भेजा है, और जिसमें करीब ये $80 बिलियन सिर्फ शिपिंग फ्रेट चार्जेस थे। अगर हम अपनी एक शिपिंग लाइन डेवलप करते हैं जो 25% बिजनेस भी लेती है, तो हम 20 से $25 बिलियन हर साल सेव कर सकते हैं। तीसरा इशू जो हम लोग चाहते हैं कि R&D को इंडिया में सपोर्ट करना चाहिए। हमारा R&D एक्सपेंडिचर हमारे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। हम 1% ऑफ GDP में R&D पे नहीं एक्सपेंड करते। अगर जर्मनी की बात करें, देयर इट अराउंड 3.5%, इसराइल की बात करें इट्स ओवर 5.5%। तो अगर हमें एक्सपोर्ट में लॉन्ग टर्म में रहना है और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, तो R&D को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत होगी। गवर्नमेंट चाहता है कि R&D में 200 to 300% टैक्स रिडक्शन किया जाए। सर अभी आपने सर हमारे सारे सवालों के जवाब में मेरे बेसिकली में यही था कि लॉजिस्टिक में इसमें बहुत चैलेंजेस है और R&D में, इसलिए आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, किस तरीके का फेवर चाहते हैं? नहीं देखिए, अगर इंडिया में एक ग्लोबल शिपिंग लाइन बढ़ानी है, क्यों इंडिया में शिपिंग लाइन नहीं है? उसका एक कारण है कि ये शिप ऐसी जगह रजिस्टर्ड होते हैं जहाँ पर उनको टैक्स एग्जेम्पशन है। इंडिया में टैक्स रेट करीब जो आता है अराउंड 18% आता है। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी पे एक जगह मेरे को 0% टैक्स देना है, एक जगह मेरे को 18% टैक्स देना है, तो मैं अपने शिप को दूसरी जगह रजिस्टर करूँगा। तो शायद टैक्स स्ट्रक्चर को ट्विकिंग करनी पड़ेगी। शिपिंग लाइन में ह्यूज इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। तो इस सेक्टर को हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे सकें, तो सेक्टर जो है कंसेशनल रेट ऑफ फंडिंग उसको लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल हो सकती है। लॉजिस्टिक्स पार्ट में ये चीज़ होगा। लॉजिस्टिक्स इंडिया में पिछले 5 साल में आफ्टर GST बहुत इम्प्रूव की है, क्योंकि GST के आने के बाद जब इंटर स्टेट टैक्स जो है फुल्ली रिबेटेड हो गया, तो अब वेयर हाउसिंग बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन पर हो रही है। जिस तरह का ई-वे बिल आया, इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा है, जो ट्रांसपोर्ट हमारा है, रोड ट्रांसपोर्ट है, वो बहुत ज़्यादा इफिशिएंट हो गया है। तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं कंट्री में, और हमारा एक्सपोर्ट इसमें ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी होता जा रहा है। जैसा कि आपने बोला कि हम यूरोपियन मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में सारे पैरामीटर पूरा कर रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि हार्डवेयर इंडस्ट्रीज में भारत अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है और आज इसका ये शो हम दिखाना चाह रहे हैं पूरी दुनिया में? देखिए, बहुत हद तक यस, मैं कहूँगा यस। अब देखिए, अभी जो लेटेस्ट पॉलिसी है, गवर्नमेंट को 200 करोड़ तक MSME से बाय करना है।